नहीं है, ये आंकड़ा है कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और भारत का सबसे युवा प्रदेश बिहार है। तो जब बिहार की बात होगी तो युवाओं की बात प्रमुखता से होनी चाहिए, और जब युवाओं की बात प्रमुखता से होनी चाहिए तो उन विषयों पे बात होनी चाहिए जिस पर सुबह से बात हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पढ़ाई, कमाई, दवाई, और इन सब पे सिस्टमिक फेलियर का जो एक प्रोडक्ट है, पलायन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन। कई बार सिर्फ पलायन कहने के बाद हमारे कई बुद्धिजीवी मित्र हैं जो पलायन को डिफेंड करते हैं, कहते हैं कि पलायन जो है, इंटरमिंगलिंग जो है वो कैसे मदद करता है, और इसीलिए हम माइग्रेशन के साथ डिस्ट्रेस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिस्ट्रेस माइग्रेशन वो आज के समय में बिहार के हर परिवार की पीड़ा अगर कोई है तो वो ये है कि हर परिवार में उस परिवार का बच्चा हो, भाई हो, पिता हो, कोई ना कोई ऐसा है जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर अपनी जड़ों से, अपने परिवार से, अपनी संस्कृति से दूर रहने को अपनी रोजी रोटी रोजगार के लिए मजबूर है। अब अगर बहुत अच्छे अवसरों के लिए कोई बाहर जा रहा है वो अलग बात है, कोई बड़ी कंपनी में लाखों करोड़ों की सैलरी के लिए जा रहा है, खुशी की बात है। लेकिन हम जानते हैं कि बिहार से बड़ी संख्या में जो लोग पलायन कर रहे हैं वो किस लिए जा रहे हैं? वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं देश के किसी न किसी शहर के लेबर चौक को सुशोभित करने के लिए। इस देश के किसी भी लेबर चौक पे चले जाइए और आप रैंडम सर्वे कर लीजिए, ऐसे ही खड़े खड़े बोल दीजिए कि बिहार से कितने आदमी हैं यहाँ पे। 95% लोग, 90% लोग आपको बिहार के मिलेंगे, और जो 5-10% बिहार के नहीं मिलेंगे उनको भी बिहारी ही कहा जाता है वहां पे। वो हो सकता है उड़ीसा का होगा, बंगाल का होगा, कभी बिहार नहीं आया होगा, लेकिन क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर है मुंबई में, लुधियाना में, बेंगलोर में, तो कहा उसको बिहारी ही जाएगा। ये सोचने की जरूरत है कि ऐसा बिहारी शब्द के साथ इस कदर क्यों पलायन और ये पीड़ा क्यों जुड़ गया है। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आप इसके पिछले सत्र में बहुत विस्तार से आंकड़ों के साथ बात हुई, तो आंकड़ों पे मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो इन सब में एक फिनोमिना दिखता है उस पे मैं बात कर रहा हूं। क्यों बिहार की ये हालत है, क्यों मजबूर है बिहार के नौजवान, बिहार के लोग इस कदर पलायन करके अपने घर परिवार से दूर जाने को? वो इसलिए है क्योंकि एक अलिखित योजना है जिसके अंतर्गत ये देश चल रहा है। कुछ तो लिखित योजना होती है और कुछ अनरिटन पॉलिसी होती है। अनरिटन पॉलिसी को वो लोग गाइड कर रहे होते हैं जो पॉलिटिक्स को गाइड कर रहे होते हैं, जिनके धन से, दौलत से, संसाधन से राजनीति चल रही होती है, वो अनरिटन पॉलिसी को तय करते हैं। अनरिटन पॉलिसी यह है कि इस देश में जो भी बड़े धन्ना सेठों, पूंजीपतियों का विकास होगा तो उनके व्यक्तिगत विकास में भारी संख्या में लोगों के श्रम, हाथ से काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। मतलब चीप लेबर चाहिए। अब चीप लेबर कहीं ना कहीं से कैसे आएगा? उसके लिए आपको एक ऐसा मार्केट बनाना पड़ेगा जहां से कि नेचुरली चीप लेबर का सप्लाई बना रहे। वो हमारे देश में बिहार है, जो इस देश का चीप लेबर सप्लायर जोन है। अगर बिहार में कृषि लाभदायक हो जाए, अगर बिहार में उद्योग हो, अगर बिहार में जो प्रोफेसर मेहरोत्रा कह रहे थे उनकी रिपोर्ट में भी वो आया है, क्लस्टर डेवलपमेंट वाली बात, सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स अगर डेवलप हो जाए तो बिहार में रोजगार मिलने लग जाएगा। तो बिहार के लोग क्यों चीप लेबर बन के जूनागढ़ की किसी रिफाइनरी में काम कर रहे होंगे? बिहार में काम करेंगे ना फिर वो। मैं तो कोसी के इलाके से आता हूं। हमारे इलाके का जो सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है वो है सहरसा जंक्शन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, आपको अगर दूर जाना है, एक ऐसी ट्रेन है, और इसको आप एक क्विज के, जीके की क्वेश्चन की तरह ट्रीट करिए। आप ये बताइए कि आप किसी ऐसे ट्रेन का नाम जानते हैं जिसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कम से कम 30-35 घंटा लगता हो?
और उसमें एक भी स्लीपर कोच ना हो। दिमाग ठनक जाना चाहिए ये सवाल सुन के कि ऐसा भी हो सकता है। 30-35 घंटा कम से कम लगता हो, कोई उसमें आरक्षित डब्बा ना हो, ऐसी ट्रेन चलती है। अब ये ट्रेन तो खुद ब खुद किसी दिन ट्रेन का मूड किया और चल पड़ी, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कुछ लोग बैठे होंगे, सोचे होंगे कि ऐसी एक ट्रेन चलाई जा सकती है। कुछ लोगों ने तो दिल्ली में बैठ के, रेलवे बोर्ड में या मंत्रालय में बैठ के ये निर्णय लिया होगा। जिन लोगों ने ये निर्णय लिया कि जिस तरह से भेड़ बकरियों को ले जाया जा सकता है, जिस तरह से मुर्गे को ले जाया जा सकता है, उस तरह हम बिहार के लोगों को भी ले जा सकते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तभी तो ये ट्रेन चली ना। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो ये ट्रेन नहीं चलती। ऐसी ट्रेन चलती है, हमारे सहरसा से अमृतसर के लिए चलती है, और लोग जाते हैं, खचाखच भर के जाते हैं। और इसमें हम तो घूमते हैं तो अपने समाज में, अपने लोगों में, गांव घर में यही कहते हैं, इसमें आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचता है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाता है जब भैयारी से झगड़ा करना हो। सीमा कहां पे है, 6 इंच इधर है कि उधर है, इसमें आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। किसी ने फोन किया, नहीं उठाया, आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाता है। किसी ने देखा, नहीं मुस्कुराया, आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाता है। कहीं गए, किसी ने कुर्सी नहीं दी, आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाता है। पूरे के पूरे कौम के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचता है जब इस नजर से देखा जा रहा है। हमको इस नजर से देखा जा रहा है कि जिस तरह हम भेड़ बकरी मुर्गों को ट्रीट कर सकते हैं, उस तरह बिहार के लोगों को भी ट्रीट किया जा सकता है, और ये नॉर्मल है। ये जो न्यू नॉर्मल और ये नॉर्मल की बात होती है, ये है बिहार का नॉर्मल। बिहार का नॉर्मल ये है कि बिहार के लोगों को वो लोग उस नजर से देखते हैं। वो कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो अलिखित योजना बना रहे हैं, वही लोग हैं जो इस तरह की ट्रेन चलाने को विकास कहते हैं, और उसके बाद फीता काटते हैं, ताली बजाते हैं, टीवी पे प्रसारण होता है, और उसके नाम पे वोट भी मांगते हैं, और हम कहते हैं फिर कि बिहार का विकास हो गया। तो प्रधानमंत्री जी आजकल खूब घूम घूम के कह रहे हैं बिहार का विकास हो गया है। बिहार का विकास ये हुआ है कि कहीं पे पावर प्लांट बनता है तो न स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, न किसानों को मुआवजा मिलता है। देखिए वहां सुधाकर भाई के क्षेत्र में कितना लंबा आंदोलन चल रहा है, उनके समर्थन से कई वहां पे लड़ाइयां हुई है, कुछ हद तक जीती गई है, अभी भी लड़ाई जारी है। भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पे क्या हो रहा है, यहाँ चंदन थे, अभी नजर नहीं आ रहे हैं, मोकामा, ये रहे चंदन, ये मोकामा टाल के क्षेत्र में क्या हो रहा है। बिहार के हर इलाके में हर किसानों की क्या कहानी है, वहां आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है? एक आखिरी बात कह के हम अपनी बात का समापन करेंगे। वो इसलिए नहीं पहुंचता है कि जैसे हम लोग मेडिकल साइंस में जानते हैं ना, एनेस्थीसिया होता है, दांत निकालना है डॉक्टर को तो एक सुइया मार देता है बगल से, तो उसके बाद आराम से निकाल लेता है, दर्द नहीं होता है फिर। तो ये जितने तरह की पीड़ा है, इसके लिए कुछ कुछ एनेस्थीसिया है जिसका इजाद करके रखे हुए हैं लोग। और सबसे प्रमुख एनेस्थीसिया है कि ये दर्द ना हो, हमको बेरोजगारी का दर्द ना हो, महंगाई का दर्द ना हो, पलायन का दर्द ना हो, ये हमारे आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंच रही है ये महसूस ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक एनेस्थीसिया है, वो है गर्व का एनेस्थीसिया। गर्व करिए, गर्व बहुत सुंदर चीज है। मतलब हम कई जगहों पे ये बात कहते हैं, गर्व देखिए बिना इन्वेस्टमेंट के कराया जा सकता है। गर्व में कोई इन्वेस्टमेंट है? अभी ही जितनी देर हम लोग सुबह से जिस विषय पे बात कर रहे हैं, इसकी जगह अगर हम बिहारी होने पे गर्व की ही बात करते रहते, सबसे ज्यादा ताली बजती यहां पे। जहां पे आप कहेंगे बिहार क्रांति की भूमि है, बदलाव की भूमि है, इतने धर्मों का सृजन किया बिहार ने, गौतम बुद्ध बना दिया, मोहनदास करमचंद को गांधी बना दिया, गर्व करिए, आप बिहारी हैं, गर्व करिए। लेबर चौक पे खड़े होकर गर्व करिए कि हमारा इतिहास बड़ा गौरवशाली था यार। गर्व कराया जा रहा है सिर्फ, कभी बिहारी होने के नाम पे गर्व, कभी आप मगध के हैं तो गर्व करिए, आप शाहबाद के हैं तो गर्व करिए, आप मिथिलांचल के हैं गर्व किस बात पे नहीं किया जा सकता है? आप लखनऊ के हैं, आप नहीं गर्व कर सकते उस पर? क्या करते हैं? देखिए किसी से पूछ दीजिए, कोई गोवा का है गर्व नहीं कर सकता है क्या कि आप गोवा के हैं गर्व करिए? बिल्कुल कर सकते हैं, गर्व हर चीज पे कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि गर्व का चादर हर वाजिब मुद्दे पे डाल देने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। इनकी पूरी राजनीति गर्व केंद्रित राजनीति है। इतना फुला देंगे गर्व करा करा के आपको कि सारी पीड़ा भूल जाएंगे उसके बाद आप।
वो फुलाने के लिए फिर निकले हुए हैं कि लोग गर्व कराओ सबको मिलजुल के। गर्व में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, और एक बार ढंग से लोग गर्व कर गए उसके बाद कितना भी सेंसिबल बात करते रहेंगे हिमांशु जी, संतोष जी, किसी को कोई नहीं सुनने वाला है। एक बार गर्व से कहो कि तुम बिहारी हो गया, बात खत्म। अब हम भले बेरोजगार हैं, भले बीमार हैं, भले हमको सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा रोजगार के लिए, गर्व तो है हमको। लड़ाई यही है असल में। देखिए हंसी आ रही है आपको, लेकिन सबसे मूल बात ही यही है। लड़ाई यही है कि आपको कितना गर्व का एनेस्थीसिया फुला के दे दिया जाएगा, आप उसके ऊपर उस एनेस्थीसिया का असर हो गया तो बाकी जितना बिहार पॉलिसी डायलॉग सुधाकर भाई के संरक्षण में चल रहा है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। हो जाए गर्व करते रहिए फिर। यही बात तो समझाना है। गर्व जाति के नाम पे भी करिए, गर्व धर्म के नाम पे भी करिए, गर्व भाषा के नाम पे भी करिए, हर नाम पे गर्व करिए। अब मेरी बात सुन के कोई चला देगा कहीं पे कि इसको तो गर्व ही नहीं है बिहारी होने पे। एक समस्या ये भी है। हमको बहुत गर्व है भाई, जो लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं सुन लीजिए, बहुत गर्व है हमको बिहारी होने में। जिस बात पे हम बोले हैं कि गर्व करना चाहिए, उस पर सच में गर्व करना चाहिए। लेकिन गर्व का पर्दा, गर्व का चादर असल मुद्दों पे डालने वाले लोग बिहार के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस बात को बोलने समझने की जरूरत है, यही बात को घर घर पहुंचाने की जरूरत है। इनका ये एनेस्थीसिया जो है, इसको आप अगर विफल कर देते हैं, अपने आप लोगों को दर्द महसूस होने लग जाएगा, बेरोजगारी का, महंगाई का। जब दर्द महसूस होने लग जाएगा फिर आपको थोड़े ना कुछ करना है। फिर वो आपको परेशान करेंगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आप आएंगे तो क्या करेंगे। अभी तो कोई पूछने को तैयार नहीं है कि आप आएंगे तो क्या करेंगे। वो तो गौरवशाली अतीत में है वो तो खैर ठीक है, यही बात आपसे करनी थी। इस मौके पे हम बस ये निवेदन करेंगे कि हम लोग जो हॉल में जो लोग हैं, हम जानते हैं कि हम सबका अपना अपना दायरा है, छोटा छोटा सर्कल है, अभी चुनावी वर्ष है बिहार में, इसलिए सिर्फ सुनना, सुनाना, ताली बजाना तक सीमित नहीं रखना है हम लोगों को अपनी बातों को। हम सबको अपनी अपनी बातों को अपने अपने माध्यमों से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि इसका राजनीतिक असर पड़े। राजनीतिक प्रभाव पड़ना बहुत जरूरी है। कोई भी मुद्दा पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्टेड नहीं है। जो लोग ये मान रहे हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वो नीति और राजनीति का नतीजा नहीं है, वो तो फिर बहुत ज्यादा फंडामेंटल लेवल पे काम करना पड़ेगा फिर तो ये कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से सुना आपने मुझे।